अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट वर्ल्ड। पिछली वीडियो में हमने देखा कि मोबाइल फोन्स हमारी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन आज हम इससे भी एक कदम आगे की बात करेंगे। तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया जहां आपको कुछ टाइप नहीं करना पड़ेगा, कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, बस सोचना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका दिमाग बराह रास्त इंटरनेट से जुड़ जाए तो क्या होगा? आज हम बात कर रहे हैं एलॉन मस्क के सबसे बड़े और हैरानकुन प्रोजेक्ट न्यूरालिंक की, जो इंसान और कंप्यूटर को एक करने जा रहा है। सोचें जरा, एक शख्स जो कंधों से नीचे मतलब मुकम्मल तौर पर मफलूज है जी, और वो लेटे लेटे सिर्फ अपनी सोच की ताकत से शतरंज खेल रहा है। सिर्फ सोच से? हाँ, न कोई जॉयस्टिक, न कोई माउस, सिर्फ ख्यालात। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं, बल्कि नॉलैंड अरबाग नामी शख्स की रोजमर्रा की हकीकत है, जो एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक की दिमागी चिप इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी कमाल की टेक्नोलॉजी यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या BCI की तह तक जाएंगे। जी, हम देखेंगे कि ये है क्या, चलती कैसे है और इसमें हमारे लिए क्या फायदे हैं और क्या खतरे, और इससे जुड़े बड़े सवाल भी। जी, क्या ये महफूज है? क्या ये अखलाकी तौर पर ठीक है? जी, और ये वाकई एक तहलका मचा देने वाली चीज है। हालांकि ये ख्याल नया नहीं है। अच्छा, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर तो 70 की दहाई से काम हो रहा है। कई यूनिवर्सिटियां और तहकीकी इदारे दहाइयों से इस पर लगे हुए थे। लेकिन फिर न्यूरालिंक में ऐसी क्या खास बात है? फर्क ये है कि वो काम लैब्स तक महदूद था। एलॉन मस्क और न्यूरालिंक ने इसे बेमिसाल फंडिंग, बेहतरीन इंजीनियर्स और अपनी मशहूर जमाना मार्केटिंग के जरिए लैब से निकालकर दुनिया के सामने ला खड़ा किया है। बिल्कुल। इसी वजह से आज ये टेक्नोलॉजी सिर्फ साइंसदानों के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक अहम मौजू बन गई है। तो आइए फिर इसको खोलते हैं। सबसे पहले इस डिवाइस की बात करते हैं जो दिमाग में लगाई जाती है, N1 इम्प्लांट। ये दिखती कैसी है और करती क्या है? हमारे जराए बताते हैं कि ये एक छोटे सिक्के के साइज की चिप है और ये सर्जरी के जरिए खोपड़ी में लगाई जाती है और फिर जिल्द इसके ऊपर आ जाती है। मतलब बाहर से कुछ नजर नहीं आता। कुछ भी नहीं, ये मुकम्मल तौर पर पोशीदा होती है। लेकिन इसका असल कमाल इसके अंदर नहीं, बल्कि इससे निकलने वाले धागों में है। धागे? जी, इस चिप से 64 इंतहाई बारीक धागे निकलते हैं और ये इतने पतले हैं कि इंसानी बाल से भी 10 गुना ज्यादा बारीक हैं। 10 गुना? हाँ, और इन 64 धागों पर कुल मिलाकर 1024 छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। अच्छा, यही वो इलेक्ट्रोड्स हैं जो दिमाग के खलियों यानी न्यूरॉन्स के सिग्नल्स को बराह रास्त पकड़ते हैं। और ये पूरा सेटअप एक टाइटेनियम के वाटरप्रूफ केस में बंद होता है, ताकि दिमाग के अंदरूनी माहौल से महफूज रहे। बिल्कुल। 64 धागे जो बाल से भी बारीक है, ये सुनकर ये अजीब लगता है। तो फिर उन्हें दिमाग जैसे नाजुक उज़ू में डाला कैसे जाता है? ये काम तो किसी इंतहाई माहिर सर्जन का होगा। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। क्या? ये काम कोई इंसान करता ही नहीं है। क्या मतलब? उसके लिए न्यूरालिंक ने एक खास सर्जिकल रोबोट बनाया है, R1 रोबोट। रोबोट? जी, ये एक जदीद सिलाई मशीन की तरह काम करता है और सुई की मदद से इन धागों को एक एक करके दिमाग के उस हिस्से में लगाता है जो हरकत को कंट्रोल करता है। और इसकी दुरुस्तगी कैसी होती है? दिमाग में तो बहुत बारीक रगें होती हैं। इसकी दुरुस्तगी इतनी ज्यादा है कि ये दिमाग की उन बारीक खून की रगों को भी बचा लेता है जिन्हें इंसानी आंख देख भी नहीं सकती। और रफ्तार? एक धागा लगाने में इसे सिर्फ 1.5 सेकंड लगते हैं। 1.5 सेकंड? यानी पूरा ऑपरेशन तो मिनटों में हो जाता होगा। बिल्कुल। पहले मरीज नॉलैंड अरबाज का तजर्बा कैसा रहा? क्या ये एक तकलीफदेह अमल था? उनके अपने अल्फाज में ये हैरानकुन हद तक आसान था। उन्होंने बताया कि वो ऑपरेशन के अगले ही दिन अस्पताल से घर चले गए थे। वाकई? जी, उन्हें किसी किस्म की दर्दकश दवा की भी जरूरत नहीं पड़ी। ये तो इस रोबोटिक सर्जरी की कामयाबी है कि इतना पेचीदा अमल मरीज के लिए इतना आसान बना दिया गया है। सही। ये तो वाकई नाकाबिले यकीन है। सर्जरी का अमल तो हैरानकुन हद तक आसान लगता है, लेकिन असल जादू तो उसके बाद शुरू होता है ना? बिल्कुल। एक सोच भला कंप्यूटर पर कर्सर कैसे बन जाती है? ये सिग्नल का सफर कैसा होता है? तो देखें, यहीं से सॉफ्टवेयर का किरदार शुरू होता है। चिप दिमाग से सिग्नल्स पकड़ती है, लेकिन ये सिग्नल्स तो एक शोर की तरह होते हैं। हजारों न्यूरॉन्स एक साथ फायर कर रहे होते हैं। एक मिनट,
میرا دماغ تو ہر وقت ہزاروں سگنل بھیج رہا ہوگا. یہ ایپ کیسے جانتی ہے کہ کون سی سوچ کرسر کو دائیں لے جاؤ والی ہے اور کون سی مجھے بھوک لگی ہے والی؟ بہت اچھا سوال ہے. شروع میں ایپ کو بھی نہیں پتا ہوتا, اسے سکھانا پڑتا ہے. سکھانا پڑتا ہے؟ جی, نیورولنک کی جو ٹیلیپیتھی ایپ ہے وہ مشین لرننگ کا استعمال کرتی ہے. شروع میں نولن کو کہا گیا کہ وہ یہ تصور کریں کہ وہ اپنے ہاتھ سے کمپیوٹر کا ماؤس ہلا رہے ہیں. اچھا. جب وہ ایسا سوچتے تو ان کے دماغ کے موٹر کارٹیکس میں ایک خاص پیٹرن بنتا. ایپ اس پیٹرن کو ریکارڈ کرتی اور اسے کرسر کو حرکت 2 کی کمانڈ سے جوڑ دیتی. تو وقت کے ساتھ ساتھ الگوریدم سیکھتا گیا؟ بالکل. وہ اتنا ذہین ہو گیا کہ اب نولینڈ کو صرف کرسر ہلانے کا ارادہ کرنا ہوتا ہے اور وہ حرکت کرنے لگتا ہے. یہ بالکل ایک نئی زبان سیکھنے جیسا ہے جہاں ایپ اور دماغ ایک دوسرے کو سمجھنا سیکھتے ہیں. واہ, تو یہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا ایک بہترین امتزاج ہے. لیکن یہاں ایک اور چیز ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا, اور وہ ہے اس چپ کو اپڈیٹ کرنے کا طریقہ. اوور دی ایئر اپڈیٹس. جی بالکل, ٹیسلا کار کی طرح. اس کا مطلب ہے کہ سافٹ ویئر میں بہتری لانے کے لیے بار بار سرجری کی ضرورت نہیں. نہیں, بالکل نہیں. اور یہ شاید اس ٹیکنالوجی کا سب سے انقلابی پہلو ہے. اس کی ایک شاندار عملی مثال بھی ہمارے سامنے ہے. اچھا, یہ وہی واقعہ ہے جب نولینڈ کے کچھ دھاگے اپنی جگہ سے ہٹ گئے تھے. میں نے پڑھا تھا کہ سب نے سوچا یہ تجربہ ناکام ہو گیا ہے. بالکل. سرجری کے تقریباً 1 مہینے بعد چپ سے نکلنے والے 85% دھاگے دماغی ٹشو سے تھوڑا سا باہر نکل گئے. 85%؟ جی, دماغ کی قدرتی حرکت کی وجہ سے اچانک چپ کی کارکردگی بہت کم ہو گئی. نولینڈ خود ذہنی طور پر تیار تھے کہ شاید اب یہ چپ نکالنی پڑے گی. اور کسی کی روایتی میڈیکل ڈیوائس کے ساتھ ایسا ہوتا تو اس کا مطلب تھا تجربہ ناکام اور دوبارہ سرجری. لیکن نیورولنکس نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے کچھ بالکل مختلف کیا. انہوں نے ایک سافٹ ویئر اپڈیٹ تیار کیا. صرف ایک سافٹ ویئر اپڈیٹ؟ جی. اس اپڈیٹ نے باقی بچے ہوئے 15% دھاگوں پر موجود الیکٹروڈز کی حساسیت یعنی سینسٹیوٹی کو بڑھا دیا اور سگنل کو ڈی کوڈ کرنے والے الگوریدم کو بھی بہتر بنایا. اور نتیجہ یہ نکلا کہ سسٹم نہ صرف دوبارہ کام کرنے لگا بلکہ اس کی کارکردگی پہلے سے بھی کہیں زیادہ تیز اور درست ہو گئی. یعنی ہارڈ ویئر کی ایک بڑی ناکامی کو صرف سافٹ ویئر سے ٹھیک کر دیا گیا. بالکل. اور یہ بات صرف نیورولنک کے لیے نہیں ہے, یہ میڈیکل ڈیوائسز کی پوری دنیا کے لیے گیم چینجر ہے. سوچیں, اب تک اگر کسی کے دل میں لگے پیس میکر میں خرابی آتی تو دوبارہ سرجری ہی واحد حل تھا. جی. نیورولنک یہ ثابت کر رہا ہے کہ مستقبل میں جسم کے اندر لگی ڈیوائسز کو باہر سے سافٹ ویئر کے ذریعے ٹھیک کیا جا سکے گا. یہ میڈیکل ٹیکنالوجی کو ہارڈ ویئر کے مسئلے سے سافٹ ویئر کے مسئلے میں بدل رہا ہے, جسے حل کرنا کہیں زیادہ آسان اور محفوظ ہے. صحیح. یہاں سے بات واقعی مستقبل کی طرف جا رہی ہے. اب تک تو ہم نے ان لوگوں کی مدد کی بات کی جو کسی معذوری کا شکار ہیں, لیکن نیورولنک کا اگلا قدم کیا ہے؟ ان کا اگلا بڑا منصوبہ ڈیجیٹل برج یعنی ایک ڈیجیٹل پل بنانا ہے. ڈیجیٹل برج؟ ہاں. اس میں ایک چپ دماغ میں لگائی جائے گی جو چلنے کا ارادہ پڑھے گی اور دوسری چپ ریڑھ کی ہڈی کے نچلے حصے میں جو ٹانگوں کے پٹھوں کو کنٹرول کرتی ہے. بالکل. یہ ڈیجیٹل پل دماغی سگنلز کو ریڑھ کی ہڈی کے زخمی حصے سے بائی پاس کر کے براہ راست ٹانگوں تک پہنچائے گا, جس سے فالج کے مریض دوبارہ چلنے کے قابل ہو سکیں گے. یہ تو زندگی بدل دینے والی چیز ہوگی. جی. لیکن ایلون مسک کی باتوں سے لگتا ہے کہ ان کا حتمی مقصد صرف بیماریوں کا علاج نہیں ہے. وہ تو انسان اور مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں. اور یہیں پر ایک بنیادی فرق سامنے آتا ہے. بحالی یعنی ریسٹوریشن اور اضافہ یعنی انہانسمنٹ کا فرق. اس کی تھوڑی وضاحت کریں. دیکھیں, زیادہ تر یونیورسٹیاں اور دیگر کمپنیاں جیسے کہ ان کی ایک بڑی مد مقابل کمپنی سنکرون ہے, وہ سب بحالی پر توجہ دے رہی ہیں. مطلب معذور افراد کی کھوئی ہوئی صلاحیتوں کو واپس لانا. جی. لیکن ایلون مسک کا ویژن اس سے کہیں آگے یعنی انسانی صلاحیتوں میں اضافے کا ہے. وہ انسان کو ایک طرح کی سپر پاورز دے کر انسان 2.0 بنانا چاہتے ہیں. آپ نے سنکرون کا ذکر کیا. ان کی ٹیکنالوجی نیورالنک سے کتنی مختلف ہے؟ کیا وہ بھی دماغ میں ڈرل کر کے چپ لگاتے ہیں؟ نہیں, ان کا طریقہ کار بالکل مختلف اور بہت کم تکلیف دہ ہے. اچھا.
वो खोपड़ी में सुराख करने के बजाय गर्दन की एक बड़ी खून की रग के जरिए एक स्टेंट दिमाग तक पहुंचाते हैं। खून की रग के जरिए? जी, जुगुलर वेन। ये स्टेंट दिमाग की खून की नालियों की दीवार के साथ चिपक जाता है और वहीं से दिमागी सिग्नल्स को पढ़ता है। तो इसमें ओपन ब्रेन सर्जरी का कोई खतरा नहीं। तो फिर हर कोई सिंक्रन का तरीका क्यों नहीं इस्तेमाल करता? ये तो ज्यादा महफूज लगता है। महफूज तो है, लेकिन इसकी एक कीमत है। वो क्या? चूंकि उनके इलेक्ट्रोड्स बिराहे रास्त दिमागी टिश्यूज को नहीं छूते, इसलिए इनकी बैंडविड्थ मतलब डेटा भेजने की रफ्तार और मिकदार बहुत कम होती है। तो सादा कमांड्स तो कर सकते हैं। हाँ, जैसे क्लिक करना या टाइप करना, लेकिन न्यूरोलिंक जैसी बारीकबीनी और कंट्रोल फराहम नहीं कर सकते। तो ये दो अलग अलग फलसफे हैं। एक तरफ कम रिस्क कम बैंडविड्थ, दूसरी तरफ ज्यादा रिस्क ज्यादा बैंडविड्थ। बिल्कुल, आप इसे ऐसे देख सकती हैं कि सिंक्रिन एक महफूज सीधा रास्ता इख्तियार कर रहा है। उनका मकसद वाज़ेह है, माजूर अफराद की मदद करना। और एलन मस्क का रास्ता ज्यादा पुरखतरा और मुतनाज़ा है। लेकिन इसके मुमकिना इनामात भी कहीं ज्यादा बड़े हैं। वो सिर्फ एक मसला हल नहीं कर रहे, वो इंसानियत की तारीफ ही बदलना चाहते हैं। वो एक ऐसी दुनिया का ख्वाब देख रहे हैं जहां इंसान अपनी यादें क्लाउड पर महफूज कर सके या नई जबानें बराह रास्त दिमाग में डाउनलोड कर सके। जी। और जब हम इंसानियत की तारीफ बदलने की बात करते हैं तो यहीं से इस टेक्नोलॉजी के तारीक पहलू और खतरात सामने आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ा खतरा जिसका जिक्र बार बार होता है वो है ब्रेन जैकिंग। ये सुनने में तो किसी फिल्म का नाम लगता है, लेकिन ये है क्या? ये एक खौफनाक तस्वुर है। ब्रेन जैकिंग का मतलब है कि कोई हैकर आपके दिमाग में लगी चिप को हैक कर ले और उसका कंट्रोल हासिल कर ले। जी, चूंकि ये चिप आपके जिस्म के आज़ा को कंट्रोल कर सकती है, तो नजरियाती तौर पर एक हैकर आपके हाथ, बाजू या अगर मुस्तकबिल में टांगे भी इससे जुड़ गईं, तो उनको भी कंट्रोल कर सकता है। यानी कोई और आपके जिस्म को अपनी मर्जी से चला सकता है। जी, और ये सिर्फ डेटा चोरी जन्ने जैसा नहीं है। ये ऐसा है कि कोई आपकी गाड़ी चलाते हुए आपके हाथ स्टीयरिंग व्हील से हटा दे। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ गाड़ी आपका अपना जिस्म है। ये सोच ही खौफनाक है। इसके अलावा हैकर आपके दिमाग से बराह रास्त मालूमात वाले गैर इरादी सिग्नल्स को पढ़कर उनके बैंक पिन कोड्स और तारीख पैदाइश जैसी खुफिया मालूमात कामयाबी से निकाल ली। तो ये खतरात सिर्फ ख्याली नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर कोई कंपनी आपके दिमागी डेटा तक रसाई रखती है, तो वो जान सकती है कि आप किस इश्तिहार को देखकर खुश होते हैं या आपके गहरे राज क्या हैं। तो इन खतरात का जवाब क्या है? क्या इस पर कोई काम हो रहा है? जी हाँ, उन खतरात के जवाब में दुनिया भर में एक नई बहस छिड़ गई है। माहिरीन अब न्यूरो राइट्स यानी नए इंसानी हकूक का मुतालबा कर रहे हैं। न्यूरो राइट्स? हाँ, उनका कहना है कि जिस तरह हमारे पास इजहारे राय की आज़ादी का हक है, उसी तरह हमें ज़हनी राजदारी, शख्सी शनाख्त और आज़ाद मर्जी जैसे बुनियादी हकूक की भी कानूनी जमानत देनी होगी। और मैंने सुना है कि चिली पहला मुल्क बन गया है जिसने अपने आईन में उसे शामिल किया है। जी, ये दुरुस्त है। और वो लोग जो ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं? उनकी तरफ से भी एक तहरीक शुरू हुई है जिसका नारा है मेरा दिमाग मेरा डेटा, माई ब्रेन माई डेटा। ये एक बहुत अहम सवाल उठाती है कि हमारे दिमाग से हासिल होने वाले डेटा का मालिक कौन है? वो फर्द, वो कंपनी या हुकूमत? इन सवालात के जवाबात अभी तक वाज़े नहीं है। तो इस तमाम गुफ्तगू को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि न्यूरोलिंक टेक्नोलॉजी एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ ये लाखों माजूर अफराद के लिए उम्मीद की एक रोशन किरण है जो उन्हें दोबारा दुनिया से जोड़ सकती है, उन्हें वो आजादी दे सकती है जो उनसे छीन गई थी। तो दूसरी तरफ ये इंसानी शनाख्त, राजदारी और आजाद मर्जी के लिए इतने गहरे सवालात खड़े करती है जिनका सामना हमने पहले कभी नहीं किया। बिल्कुल, और मैं सुनने वालों के लिए एक सोच अंगेज सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। टेक्नोलॉजी की दुनिया, खास तौर पर सिलिकॉन वैली का एक मशहूर फलसफा है मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स। तेजी से आगे बढ़ो और चीजें तोड़ दो। जी, अब तक ये फलसफा सॉफ्टवेयर, एप्स और गैजेट्स पर लागू होता था। अगर कोई ऐप क्रैश
کریش ہو جائے یا فون خراب ہو جائے تو یہ کوئی بڑی تباہی نہیں. صحیح. لیکن جب یہ فلسفہ انسانی دماغ پر لاگو کیا جائے تو اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ جب ٹوٹنے والی چیز خود انسانی ذہن ہو، انسانی شناخت ہو یا کسی کی آزاد مرضی ہو تو ہمیں کن اصولوں اور احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہوگی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب انسانیت کو آنے والے وقت میں بہت سوچ سمجھ کر مل کر تلاش کرنا ہوگا. دوستو، یہ تو صرف شروعات تھی. اگر نیورا لنک ہماری سوچوں کو پڑھ سکتا ہے تو ذرا سوچئے کہ جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پاس اپنی سوچ آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ ہمارا تیسرا ایپیسوڈ ایک ایسے سچ سے پردہ اٹھائے گا جو آپ کو حیران بھی کرے گا اور شاید تھوڑا ڈرا بھی دے. کیا اے آئی انسانوں کی جگہ لے لے گی یا یہ ہماری دنیا کا نقشہ ہی بدل دے گی؟ اس حیران کن انکشاف کو جاننے کے لیے ہمارے تیسرے ایپیسوڈ کا بے صبری سے انتظار کریں. تب تک کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ اس نیکسٹ ورلڈ کا کوئی بھی حصہ مس نہ کر سکیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.